नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। खबर लखनऊ से। किसान सम्मेलन आज होने जा रहा है, इसका आयोजन होने जा रहा है। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आयोजन होगा। सम्मेलन में सीएम योगी मुख्य अतिथि होंगे। सम्मेलन में सीएम योगी का सम्मान किया जाएगा। किसान हित में किए जाएंगे कार्यों के लिए जो हित में काम होंगे उसको लेकर भी सम्मानित किया जाएगा। हर विधानसभा से किसान आकर धन्यवाद देंगे। तो आपको बता दें कि सरकार ने जो भी किसानों के हक में काम किया है उस काम को लेकर यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया जाएगा। तो आपको बता दें हर विधानसभा से यहां पर किसान सम्मानित करेंगे। तो डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आयोजन किया जाएगा और यहीं पर काफी तादाद में किसान पहुंचेंगे। सम्मेलन में सीएम योगी मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। यहां पर किसान उन्हें सम्मानित करेंगे। तो किसान हित में जो कार्य किए गए हैं सरकार की तरफ से उसको लेकर किसान उन्हें सम्मानित करेंगे। तो हर विधानसभा से किसान आकर धन्यवाद देंगे। और अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी, आज किस तरह से तैयारियां की गई है, क्योंकि यहां पर किसान हैं वो सीएम योगी आदित्यनाथ को सम्मानित करेंगे? बिल्कुल, अगर इस किसान सम्मेलन को देखें तो ये सम्मेलन के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन भी है, क्योंकि जिस जगह पर ये सम्मेलन हो रहा है, डिफेंस एक्सपो जहां पर हुआ था वो इतना बड़ा है और वहां उसको भरना अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसे में वहां पर भाजपा ने अगर कार्यक्रम का आयोजन रखा तो वाकई में एक बड़ी भीड़ वहां देखने को मिली, क्योंकि अगर वहां भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाती भाजपा तो कहीं ना किरकिरी हो गई। समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, लगातार किसानों के मुद्दे पर भाजपा को घेर रही है और एक बार फिर घेरेगी। किसान आए नहीं, लेकिन भाजपा ने सोच समझ के ये फैसला लिया और उस ग्राउंड पे किया है। अब समझिएगा किसान सम्मेलन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार पिछले 9 महीने होने जा रहे हैं जो किसान आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के जो तमाम जो बॉर्डर है वहां पर किसान डटे हुए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका असर दिख रहा है। ऐसे में सरकार नहीं चाहती है किसी भी तरह से 2022 से पहले किसानों को नाराज किया जाए। हालांकि तमाम योजनाएं भी आज गिराएगी सरकार, जिसमें चाहे वो डीएपी का जो रेट है वो कम करना हो, खाद का रेट कम करना, कीटनाशक के रेट कम करने हो, बिजली का रेट कम करना हो, जो ट्यूबवेल चलते हैं, इसके अलावा तमाम चीजें हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी नाराजगी अभी 3 कानूनों को लेकर किसानों में है, जिसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा देखा जा रहा है। तो ऐसे में लखनऊ में जो आयोजन हो रहा हो, कहीं ना कहीं बाकी जो पूर्वांचल के हिस्से हैं, जो बुंदेलखंड का हिस्सा है या फिर आसपास के लखनऊ के आसपास का हिस्सा है, यहाँ के किसानों को एक बार जोड़ने की कवायद भाजपा कर रही है और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम पहुंचेंगे, किसानों को संबोधित करेंगे। निश्चित तौर पर उस दौरान तमाम जो योजनाएं किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की, चाहे केंद्र सरकार ने शुरू की, अश्विनी, यहाँ पर कितनी तादाद में किसान पहुंचेंगे? और जैसा कि आपने कहा है कि किसानों को नाराज नहीं करना चाहती है सरकार, और जिस तरह से महापंचायत लगातार किसानों की तरफ से की जा रही थी कि कृषि बिल को लेकर, ऐसे में यहाँ पर अगर बहुत तादाद में किसान पहुंचते हैं तो ये एक मैसेज होगा उन किसानों के लिए जो विरोध कर रहे हैं कि किसान इन्हीं के पाले में है, सरकार के पाले में है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो किसान जिस जगह पर डिफेंस एक्सपो का ग्राउंड लाखों की संख्या को एक्सेप्ट कर सकता है, वहां लाखों लोग इकट्ठे हो सकते हैं और शायद पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर लाखों लोग हैं। कितना बड़ा ग्राउंड, इतनी बड़ी जमीन वहां पर है और वहां पर अगर भाजपा प्रदर्शन माफ कीजिएगा सम्मेलन कर रही है तो वाकई में पहले से प्लानिंग उसकी पूरी है। बड़ी संख्या में किसानों को बुलाने की प्लानिंग है। तमाम जो विधानसभाएं हैं वहां से किसान लाने की प्लानिंग पहले से रखी है और ज्यादा से ज्यादा जो उसका दिमाग है जो भाजपा का, वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को लाने, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा किसान आंदोलन का असर दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक बड़ी संख्या में किसानों को लखनऊ लाने की कवायद, इसमें तमाम जो मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम सांसद विधायक उनको लगाया गया है। उनसे कहा गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो नाराज किसानों को ढूंढिए और उनको आज सभा में लाइए, जिसको मुख्यमंत्री खुद संबोधित करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से भाजपा ने पिछले 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों के लिए क्या किया। इसके अलावा केंद्र सरकार ने किस तरह से
से किया है। निश्चित तौर पर लगातार विपक्ष इस पर हमलावर भी है कि किसानों को लेकर के सरकार बिल्कुल सजग नहीं है। हालांकि सरकार लगातार गिनाती है कि गन्ना किसानों का जो भुगतान था वो समय से किया जा रहा है। जी जी चीनी मिलें जो बंद पड़ी अश्विनी, थी आप उनको हमारे शुरू साथ किया बने गया। निश्चित रहिए। तौर लंबी लिस्ट तो है। कुल मिलाकर ये एक जवाब विपक्ष को भी होगा। यहाँ पर किसान काफी संख्या में पहुंचने वाले हैं। माना जा रहा है कि लाख, मतलब 1 लाख से भी ज्यादा किसान यहाँ जमा हो सकते हैं और पूरी कोशिश ये है कि खासकर जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहां पर जो किसान हैं वो नाराज चल रहे थे, उन्हें किसी तरह मनाया जाए और सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर किसानों को बुलाया जाए। तो वहीं लखनऊ से खबर है, आज से बीजेपी का जनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है। आज से 3 अक्टूबर तक अभियान चलेगा। सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा। सरकार की योजनाओं का लेखा जोखा, लोक मंगलकारी योजनाओं, निर्णयों का लेखा जोखा होगा। घर घर तक अपनी बात पहुंचाने का काम करेगी बीजेपी। जनसंपर्क अभियान में बीजेपी के पदाधिकारी शामिल होंगे, सरकार के मंत्री, सांसद, कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो आपको बता दें, सरकार ने 4.5 साल पूरे कर लिए हैं। 2017 में सरकार बनी थी बीजेपी की और उसके बाद 4.5 साल पूरे हो गए हैं और अब कुछ ही महीनों में, यानी 4-5 महीनों में यहाँ पर विधानसभा चुनाव होने हैं। तो जाहिर है उसकी रणनीति तो तैयार की जा रही है। ऐसे में अब हर जो पदाधिकारी है, मंत्री है, उन सभी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाएं कि किस तरह से 4.5 साल में सरकार ने काम किया है। और इसी के तहत जनसंपर्क अभियान आज से चलाया जा रहा है। अश्विनी द्विवेदी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अश्विनी, आज से जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया जा रहा है, किस तरह से लोगों से मिलेंगे पदाधिकारी, मंत्री, नेता बीजेपी के? बिल्कुल उत्तर प्रदेश में भाजपा जो है पूरी तरह से चुनावी मूड में है। जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी उत्तर प्रदेश के चुनाव के बनाए गए हैं, उनका दौरा हुआ, तमाम जो सह प्रभारी थे वो साथ में आए, एक लंबी बैठक चली, बैठकों में तमाम निर्णय लिए गए। उसके बाद अब जनसंपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है। जो ये जनसंपर्क अभियान है, इसका निर्णय धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में ही लिया गया था और आज से उसका शुभारंभ हो रहा है। जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, वो लखनऊ में रहेंगे आज, और स्वतंत्र देव सिंह जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है, दोनों लोग आज लखनऊ से इसका शुभारंभ करेंगे। लखनऊ से जो शुरुआत होगी, जिसका असर सीधे सीधे 2022 में दिखाई देगा, क्योंकि भाजपा जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल पर जाकर अपनी राजनीति करने जा रही है, जिसमें जनसंपर्क अभियान होगा, नए लोगों को जोड़ना होगा, पत्रक बांटना होगा, तमाम जो अंत्योदय की योजना है वो शुरुआत की गई उनका अनुसरण करना होगा। तमाम एक लंबी लिस्ट है जिसको लेकर के आज भाजपा के तमाम दिग्गज जमीन पर उतरेंगे। अश्विनी, कितना फायदा पहुंचेगा, क्योंकि 4.5 साल हो चुके हैं, चुनाव नजदीक है, ऐसे में रणनीति बनाई जा रही है, उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश भी की जा रही है। काफी एक्शन मोड में भी दिख रहे हैं बीजेपी के तमाम मंत्री, नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता, सभी ग्राउंड जीरो पर भी पहुंच रहे हैं। जहां जहां लोगों से बातचीत करनी है वहां भी पहुंच रहे हैं। क्या लगता है, आज से जो कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है उसका कितना फायदा पहुंचेगा? अगर फायदे की बात करें तो जिस तरह से तैयारियां भाजपा कर रही है, इसके इर्द गिर्द तमाम जो पार्टियां अभी नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि भाजपा के पास कई बड़े चेहरे हैं जिनका अपनी खुद की पहचान है, जिनके नाम पर वोट मिलते हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो योगी आदित्यनाथ, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री लखनऊ से सांसद भी हैं। तमाम एक लंबी लिस्ट है जो जिनका खुद का एक नेतृत्व करने की क्षमता है, उनके पास खुद का वोट बैंक है। ऐसे में तमाम जो पार्टियां अन्य हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, इनके पास सिंगल फेस है और उस पर चुनाव लड़ना है। सिंगल फेस मतलब मायावती अपनी पार्टी में सिंगल फेस है, अखिलेश यादव अपनी जगह है और प्रियंका गांधी अगर रखे उत्तर प्रदेश में तो वो अपनी जगह है। लेकिन भाजपा के पास कई तमाम चेहरे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अपनी अपनी जगह पर काफी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और अब जमीन पर जाकर के वो खुद काम शुरू कर रहे हैं। ऐसे में जो भाजपा है निश्चित तौर पर इन सब लोगों से काफी आगे अभी राजनीति में है, क्योंकि उसकी रणनीति चुनावी जो हिस्सा था वो 2019 के बाद से ही शुरू हो गया था। 2022 जी अश्विनी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, सरकार की जो योजनाएं हैं, 4.5 साल में उन्होंने जो जो कार्य किया है, वो सभी कार्य को लोगों तक पहुंचाने के मकसद से लोगों से मुलाकात करेंगे। लोक मंगलकारी योजना है, जो फैसले लिए गए हैं उनका लेखा जोखा लेकर आम जन से मुलाकात करेंगे और उन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी।
और आज प्रतापगढ़ के दौरे पर डिप्टी सीएम रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य। सांसद संगम लाल गुप्ता से मुलाकात करेंगे। डिप्टी सीएम गरीब कल्याण मेले में भिड़े थे बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता। 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज है। तो आपको बता दें कि आज सांसद संगम लाल गुप्ता से मुलाकात करेंगे डिप्टी सीएम। दरअसल यहाँ पर 27 नामजद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस है, क्योंकि आपस में भिड़ गए थे ये लोग और गरीब कल्याण मेले में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़े थे। तो इसी को लेकर 50 अज्ञात खिलाफ भी सांगीपुर थाने में मामला दर्ज है। और आज ही प्रतापगढ़ के दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी जाएंगे। तो सांसद संगम लाल गुप्ता से मुलाकात करने वाले हैं डिप्टी सीएम। और आपको बता दें कि यहीं पर गरीब कल्याण मेला जो था उसमें बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े थे, मारपीट हुई थी। 27 नामजद हैं इस पूरे मामले में और 50 अज्ञात लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। तो बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और मनु सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनु, आज जो कार्यकर्ता भिड़े थे उनको लेकर भी क्या तहरीर दी गई थी और आज प्रतापगढ़ के दौरे पर डिप्टी सीएम भी पहुंच रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, क्या कुछ खास होने वाला है? क्या इसका असर होगा वहां पर? हालांकि मैं आपको बता दें, जिस तरह से प्रतापगढ़ में गरीब कल्याण योजना का मेला लगा था, जिस तरह से वहाँ पे कार्यकर्ता में कांग्रेस और भाजपा की झड़प हुई थी, सांसद की पिटाई हुई थी, जहाँ सांसद की तारीफ है पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी और रामपुर खास के कांग्रेस के विधायिका मोना मिश्रा समेत 27 लोगों पर नामजद मुकदमा हुआ था। तो वहीं अज्ञात 50 लोगों का पद हुआ था। हालांकि मैं आपको बता दें, जिस तरह से धरने पर बैठे थे सैकड़ों कार्यकर्ता, सांसद संगम लाल गुप्ता, तो वहीं कौशाम्बी के सांसद विनोद शंकर भी पहुंचे। यहाँ प्रतापगढ़ के जिलाध्यक्ष और तमाम कार्यकर्ता और अलग अलग जिले से भाजपा के जिलाध्यक्ष पहुंचे थे, धरने पर बैठे। तो वहीं रात में प्रयागराज जोन कबीर प्रसाद सिंह ने प्रतापगढ़ का चार संभाला, जहाँ प्रतापगढ़ के एसपी छुट्टी पे चले गए। तो वहीं प्रभारी एसपी कबीर प्रसाद सिंह बने हैं। जिस तरह से रात में 11 बजे सांसद विनोद सोनकर, प्रतापगढ़ संगम लाल गुप्ता, जिला अध्यक्ष, तमाम कार्यकर्ता प्रतापगढ़ एसपी ऑफिस पहुंचते हैं, धरने पर बैठते हैं। वही उसके बाद कबीर प्रसाद से बात होती है तो गिरफ्तारी की मांग करते हैं। तो वहीं कुछ देर बाद प्रोटोकॉल के तहत आता है लखनऊ से कि प्रतापगढ़ के दौरे पर क्या धरने पे अभी भी बैठे हैं बीजेपी के नेता और जो कार्यकर्ता हैं वो लोग? हालांकि मैं आपको बता दें, अब धरना रात में होते हैं। कबीर प्रताप सिंह प्रयागराज जोन संभालते हैं, कमान संभालते हैं। तो वहीं उनसे बातचीत करते हैं, काफी घंटों तक बातचीत करते हैं। उसके बाद अपने अपने आवास पे चले जाते हैं। तो वहीं सुबह आज 9 बजे प्रोटोकॉल के तहत जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है वो प्रतापगढ़ पहुंचेंगे, जहां संगम लाल गुप्ता से मुलाकात करेंगे और घटनास्थल पर जाएंगे। जिस तरह से लगातार प्रतापगढ़ की प्रशासन की लापरवाही मानी जा रही है कि वहाँ पे फोर्स की कमी होने के कारण वहाँ पे जिस तरह का बवाल हुआ है, जिस तरह से प्रतापगढ़ सांसद की पिटाई हुई है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, प्रतापगढ़ पहुंच रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य और यहाँ पर मुलाकात करने वाले हैं वो। कांग्रेस ने दरअसल मारपीट की थी, एक आरोप लग रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़े थे। 50 जो नामजद हैं उन लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी पर केस दर्ज किया गया है। विधायक आराधना मिश्रा के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। 27 नामजद हैं और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। सांसद संगम लाल गुप्ता पर हमला किया गया था और इसी से नाराज हैं सांसद और धरने पर बैठ गए थे। बीजेपी सांसद संगम लाल गुप्ता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अब संगम लाल से मिलने के लिए ही यहां पर केशव प्रसाद मौर्य पहुंचेंगे। सांगीपुर ब्लॉक में एक कार्यक्रम था जहां पर 2 दलों के लोग अलग अलग प्रतिनिधि आए थे और उसमें उनके कार्यकर्ताओं में आपसी कुछ वाद विवाद हुआ है, जिस पर मौके पर पुलिस पहुँच गई थी और विवाद को शांत कराया गया था। इस संबंध में हल्की फुल्की जो चोटें आई हैं लोगों को, इसमें मेडिकल कराया गया है। उन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन दे दी है। इसके समुचित धारा में FIR दर्ज की जा रही है और अग्रिम कार्रवाई। आज इसी प्रोग्राम के लिए आए, पार्टी का निर्देश था। लालगंज और रामपुर संग्रामगढ़ प्रोग्राम हम करके सांगीपुर जब गए तो सांगीपुर पहले ही प्रमोद तिवारी जी वहाँ पे उपस्थित थे, माननीय मोदी जी भी वहाँ उपस्थित थी। ठीक है, हम मंच पर गए
और उसके बाद की जो परिस्थिति बिगड़ी वहाँ पे, उनके समर्थक लोगों ने आपस में मंच पर हमारे कुछ लोगों को धक्का मुक्की देने लगे। तब तक इंस्पेक्टर जो वहाँ के त्यागी थे, उन्होंने बीच बचाव करने लगे तो इंस्पेक्टर को ही गिरा दिए। ये भी 302 के अभियुक्त हैं, वो इनके साथ थे, और एक गुड्डू पांडे, इनके ऊपर भी फ्रॉड के और कई सारे ऐसे मामले रहे हैं। और अभी उन्होंने ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव भी लड़ा, जिसमें कई सारे उन्होंने आरोप रहे इनके ऊपर कि कई बीडीसीज को इन्होंने उठा लिया था, ये सब करा था। तो इस तरह के चेहरे जो इनके साथ थे, इन्हीं लोगों ने विवाद शुरू किया। विवाद का क्या था? सबसे पहले तो उन्होंने बस सिर्फ नारेबाजी करते रहे, क्योंकि सड़क पे क्या हुआ, हाल बाहर क्या हुआ वो मैंने देखा नहीं है। लेकिन जब 15-20 मिनट 25 मिनट बाद जब मैं बाहर निकला हूँ हाल के, तो मुझे लोगों ने बताया कि उसने गाली दी दिया, तो पब्लिक ने उसको मारा है। एक बड़ा सवाल इसमें उठ रहा है कि सांसद का कपड़ा फटा कैसे? जब वो हाल से निकल रहे थे तो उनके कपड़े तो सेफ थे। उनकी महिमा अपरंपार है। जब वो गाड़ी में बैठते हैं, कपड़े नहीं फटे हैं। हम सबसे कह रहे हैं, एसडीएम से, सीओ से, कि हम और सांसद जी, मोना जी सब रोक रहे हैं कि आपस में नारेबाजी न करो। और वो बाहर जाके किसके दबाव में क्या बोल रहे हैं। पहले तो कह रहे थे कि इंस्पेक्टर को प्रमोद तिवारी ने गिरा के मारा। अब वो कहाँ इंस्पेक्टर चला गया हम नहीं जानते, क्योंकि सड़क पे महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है और सीबीआई ने 2.5 घंटे तक बाघंबरी मठ में ही पड़ताल की है। सीबीआई ने जांच में शामिल पुलिसकर्मी के साथ बैठक की है। एसआईटी और एसपी सिटी से भी जानकारी ली है। मठ के रसोइये बबलू द्विवेदी से भी पूछताछ की है। सीबीआई ने अन्य लोगों से भी पूछताछ की है। तो लगातार पूछताछ चल रही है। सीबीआई ने इस मामले में शामिल पुलिसकर्मी जो हैं उनके साथ भी बैठक की है। एसआईटी और एसपी सिटी से भी जानकारी ली है सीबीआई ने। तो आपको बता दें कि सीबीआई जांच की सिफारिश सरकार ने की थी, उसके बाद से लगातार सीबीआई एक्टिव मोड में है, लोगों से बातचीत कर रही है। जो मठ में रसोइया है उससे भी पूछताछ की है सीबीआई ने, अन्य लोगों से भी पूछताछ की है। तो महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले में सीबीआई जांच शुरू हो गई है और सीबीआई ने 2.5 घंटे तक बाघंबरी मठ में पड़ताल की है। सीबीआई ने जांच में शामिल पुलिसकर्मियों के साथ भी बैठक की है। आलोक मालवीय लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आलोक, सीबीआई लगातार पड़ताल कर रही है, पुलिसकर्मियों के साथ भी सीबीआई बैठी थी, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ जानकारी हासिल की है सीबीआई ने? जी देखिए, सीबीआई का जो शिकंजा है वो लगातार कसता जा रहा है और जो इनकी स्पीड है वो काफी तेज है। लोगों से अभी इन्होंने बात की, रसोइयों से बात की, उनके शिष्य से बात की और इसके साथ ही आज सीबीआई की टीम नैनी जेल भी जा सकती है, जहां पर वो आनंद गिरी से और आद्या तिवारी से और इसके साथ ही संदीप तिवारी से पूछताछ कर सकती है और इस पूछताछ में कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। तो सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आईजी के नेतृत्व में ये पूरा काम चल रहा है और 20 सदस्यीय टीम आई हुई है दिल्ली से। इसके अलावा जो पहले 6 सदस्यीय टीम आई थी उन्होंने भी ज्वाइन किया है। इसके साथ वो एसआईटी टीम का भी सहयोग ले रहे हैं और उनसे भी जानकारी जुटा रहे हैं। एक एक पहलुओं पर, एक एक बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करने के बाद ही उनके ऊपर कार्रवाई की बात हो रही है और इसके साथ ही सभी पहलुओं को सीबीआई खंगाल रही है। तो सीबीआई ने जब से डेरा डाला है तब से लोगों को भी संतोष है कि जल्द से जल्द महंत की मौत की मिस्ट्री खुलेगी और जो सच है वो सामने आएगा। तो पूरे प्रयागराज ही नहीं, पूरे विश्व के जो फॉलोअर्स हैं सभी की निगाहें इस समय सीबीआई की ओर है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। आलोक, आपके पास हम लौट कर आएंगे। तो आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी के मामले में लगातार सीबीआई जांच तो कर ही रही है। इस मामले में जांच के लिए सीबीआई की टीम नैनी सेंट्रल जेल जाएगी, जेल में बंद आनंद गिरी से पूछताछ करेगी और आनंद गिरी से पूछताछ में ये जानने की कोशिश करेगी कि क्या वाकई ब्लैकमेल का मामला था। आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी से भी पूछताछ होगी। सीबीआई जांच लगातार करने में जुटी हुई है और आज जेल में जाकर इन तीनों से पूछताछ करेगी सीबीआई। जेल में बंद है आनंद गिरी, जिन पर आरोप है और सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम भी लिखा हुआ था। आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी पर भी ब्लैकमेल का आरोप है। तो आपको बता दें कि आज इन तीनों से पूछताछ करेगी सीबीआई। आलोक मालवीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
ज्यादा जानकारी के। आलोक, आज इन तीनों से पूछताछ होगी, क्या माना जाए पूछताछ में क्या कुछ खुलासा होगा? क्या ब्लैकमेलिंग का एंगल भी खंगालने की कोशिश करेगी सीबीआई? जी बिल्कुल, देखिए आनंद गिरी से जब उनका विवाद हुआ था तो उन्होंने कई बार इन चीजों को किया था कि आपके खिलाफ मैं ये करूंगा, आपकी फोटो वायरल कर दूंगा, और इसके साथ ही उन्होंने कई तरह से प्रताड़ना की बातें की थी। तो इन पहलुओं को भी देखा जाएगा। हालांकि जो इनका मामला है ये लखनऊ में पूरी तरह से पैच हुआ था। महंत और आनंद गिरी दोनों लखनऊ पहुंचे थे और उन्होंने पैर छूकर माफी मांगी थी अपने गुरु की, और गुरु ने भी उन्हें माफ कर दिया था। तो पूरे मामले का वहां पर पटाक्षेप हो गया था। लेकिन उसके बाद से जब लेटर लिख के आया है सामने, उसके बाद सारी चीजें धीरे धीरे खुल रही है। लेकिन जो लेटर की राइटिंग है और जो गुरु के लेटर लिखने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि गुरु एक शब्द भी नहीं लिखते थे, उस राइटिंग में अपने सिग्नेचर करने में 10 मिनट लगाते थे। इसलिए जो इतना बड़ा लेटर है वो इतनी जल्दी नहीं लिख सकते थे वो। सबसे बड़ी चीज ये इन पहलू पर जांच करेगी सीबीआई। और इसके साथ ही जो उनके साथ सहयोगी हमेशा से इस समय रहे हैं, आद्या तिवारी जो कि हनुमान मंदिर के पुजारी हैं और उनके साय की तरह चलते थे, उनसे भी पूछताछ करेगी कि ये क्या मामला हो सकता है। तो सीबीआई आज नैनी जेल में इन सब चीजों पर बात कर सकती है। जी आलोक, खास बात यह है कि क्या इतना उन्हें मजबूर कर दिया गया कि जिस जो अध्यक्ष थे अखाड़ा परिषद के, इतने बड़े संत थे वो, उनके पास मंत्री आते थे, उनके पास मुख्यमंत्री आते थे, उनके पास डिप्टी सीएम खुद आए थे, तो वो इतने दबाव में थे कि वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से अपनी तकलीफ नहीं बता पाए? क्या इस कदर उन्हें परेशान किया गया? जो पत्र लिखा गया है उसमें तो यही सब चीजें सामने आ रही है। लेकिन पत्र लिखने की मैं बात कर रहा हूं आपसे कि पत्र जो लिखा गया है वो किस तरह से लिखा गया है, कैसे लिखा गया है। जो राइटिंग लिखने वाले लोग हैं अब उस पर वो तफ्तीश से बात करेंगे। फूल चंद जुबे जो उनका लेटर लिखते थे, वो न्यूज़ वन इंडिया से उन्होंने एक्सक्लूसिवली बताया था कि हम उनका जो लेटर है वो बराबर लिखते थे, फिर उनको पढ़कर सुनाते थे, फिर वो 10 मिनट में अपना साइन कर पाते थे। उनको समय लगता था लिखने में। मैं सिर्फ ये बातें आपसे कहना चाह रहा हूँ क्योंकि समय लगता था लिखने में। तो इतना जो 7 पन्ने का लेटर है वो कैसे उन्होंने लिख लिया इतनी जल्दी, किस तरह से साइन कर लिया उन्होंने, किस तरह से उनका जो सिग्नेचर है वो मिसमैच हो रहा है। कई जगह पे जो लेटर लिखा गया उसमें अगर आप मिलाएंगे तो उसमें भी जो इनकी राइटिंग है वो अलग अलग लेटर में लिखकर सामने आ रही है। तो इन पहलुओं पर जांच सीबीआई कर रही है। सबसे पहले जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि सच क्या है, आखिरकार संदिग्ध परिस्थितियों में मौत कैसे हुई नरेंद्र गिरी की, ये सब जांच के बाद ही पता चल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। खबर आप नरेंद्र गिरी से जुड़ी हुई लगातार अपडेट हम आपको दे रहे थे।